नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम इससे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति और अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन के बारे में परिचित हो चुके हैं कि किस तरह से गांधी जी ने 22-23 अक्टूबर 1937 में वर्धा में एक अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में सभापति के रूप में बोलते हुए अपने देश की शिक्षा प्रणाली कैसी हो इस पर अपनी चर्चा की थी और उसको मूर्त रूप देने के लिए जमिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कुलपति जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी अध्यक्षता में डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति का गठन किया गया 1937 में। समिति ने अपनी रिपोर्ट किस तरह से दो भागों में प्रस्तुत की, एक दिसंबर 1937 को, दूसरा अप्रैल 1938 को सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। अब बेसिक शिक्षा क्या थी, इसके बारे में क्या रूपरेखा प्रस्तुत की गई, उसी पर हम बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा या बुनियादी तालीम की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा की रूपरेखा। शिक्षा की रूपरेखा की बात करते हैं। शिक्षा की रूपरेखा के बारे में जो सुझाव दिए वो इस मुख्य रूप से हैं। पहला सुझाव था शिक्षा के रूपरेखा के नंबर 1 सुझाव जो था वो 7 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इसमें पहला सुझाव जो दिया गया रूपरेखा में, पहला जो बिंदु रखा गया वो यही रखा गया कि देश के सभी 7 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए सबके लिए। फिर दूसरा सुझाव था कि जो शिक्षा का माध्यम हो, किस माध्यम से भाषा की जो बात आती थी, शिक्षा किस माध्यम से दी जाए प्राथमिक लेवल पर, तो प्राथमिक लेवल की शिक्षा का माध्यम रखा गया मातृभाषा। इसमें ये रूपरेखा में दूसरा जो बिंदु था वो यही था कि शिक्षा का माध्यम जो हो वो मातृभाषा हो, मातृभाषा के माध्यम से बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दी जाए। तीसरा था कि जो संपूर्ण शिक्षा हो, जितनी भी प्राइमरी लेवल की सारी शिक्षा को किसी न किसी आधारभूत शिल्प या उद्योग से जोड़ दिया जाए। जो भी शिक्षा दी जाए, ये तीसरा बिंदु था कि जो भी शिक्षा दी जाए वो किसी न किसी आधारभूत शिल्प या उद्योग पर आधारित हो। जो भी शिक्षा दी जाए वो किसी न किसी आधारभूत शिल्प या उद्योग पर आधारित हो, जिससे बच्चे उसको सीखने को, उसको प्राप्त करने के बाद कोई रोजगार कर सके, अपना जीविकोपार्जन कर सके। क्योंकि गांधी जी इस बात को जानते थे कि अधिकांश भारतीयों की संपूर्ण शिक्षा जो है वो प्राथमिक शिक्षा है और प्राथमिक शिक्षा के बाद ही वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, किसी न किसी कार्य में लग जाते हैं। तो इसी लेवल पर, इसी स्तर पर उनको इस तरह से शिक्षा दी जाए जिससे वो अपना जीविकोपार्जन कर सके, अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इसीलिए ये कहा गया है कि जिन भी विषयों की शिक्षा दी जाए, संपूर्ण शिक्षा किसी न किसी आधारभूत शिल्प या उद्योग पर आधारित हो। फिर चौथा बिंदु जो था उसमें कहा गया कि शिल्प का चुनाव करते समय, जो शिल्प हो या उद्योग हो, इनका चुनाव करते समय बच्चों की योग्यता और स्थानीय आवश्यकता के अनुसार हो। चौथा बिंदु यही था कि जो भी शिल्प और उद्योग का चुनाव किया जाए वो जबरन बच्चे पर न लादे जाए। बच्चे अगर उसमें योग्य हैं, उस शिल्प या उद्योग की शिक्षा या उसको सीखने के योग्य हैं, तब उनको शिक्षा वो दी जाए। और दूसरी चीज़, उन शिल्पों को रखा जाए, उन व्यवसायों को, उद्योगों को रखा जाए जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हों, जिसकी स्थानीय लेवल पर जिसकी मांग हो, आसपास के क्षेत्रों में जिसकी मांग हो, जो प्रचलन में हो। ऐसा नहीं कि पता लगे कि पहाड़ी क्षेत्र में या रेगिस्तान के क्षेत्र में आप कृषि शिक्षा दे रहे हैं तो वहाँ पर उसकी स्थानीय कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। तो इस तरह से इस बात को ध्यान में रखा जाए कि जो भी शिल्प या उद्योग की शिक्षा दी जाए वो बच्चों की रुचि और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हो। ठीक। पांचवा जो बिंदु था, इसमें पांचवें बिंदु पर इन्होंने सुझाव दिया कि बच्चों द्वारा निर्मित वस्तुओं का उपयोग हो, जो कच्चा माल बच्चों को दिया जाए और जिससे वो वस्तुओं का निर्माण करें, जैसे कताई, बुनाई, काष्ठ कला, मिट्टी के कार्य, बहुत सारे कार्य वहाँ पर बेसिक शिक्षा में रखे गए। जो भी उनको रॉ मटेरियल, कच्चा माल दिया जाए और उससे जो सामान, जो जिन वस्तुओं का वो निर्माण करें, उन वस्तुओं को बाज़ार में बेच दिया जाए और उपयोग होना चाहिए उसका, और आर्थिक लाभ लिया जाए। जो भी वस्तु बेची जाए उससे आर्थिक लाभ लिया जाए और जिससे उस आर्थिक जो एक इनकम हो,
जो सामान वस्तुओं को, निर्मित वस्तुओं को बेचकर जो आर्थिक लाभ हो, जो एक इनकम हो, एक कमाई हो, उससे स्कूलों का व्यय निकले, उससे स्कूलों का व्यय निकले और शिक्षक के वेतन की व्यवस्था हो जाए। इसके साथ साथ जो छठा बिंदु था, छठे बिंदु में इन्होंने कहा कि बच्चे जीविकोपार्जन के योग्य हों। शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि बच्चे उसको प्राप्त करने के बाद अपना जीविकोपार्जन कर सके, अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। और जो 7वां बिंदु था वो ये था कि आर्थिक मजबूती के साथ साथ, आर्थिक के साथ साथ सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व को भी स्थान दिया जाए। शिक्षा में केवल आर्थिक बातों को ही ध्यान में न रखा जाए, आर्थिक बातों के साथ साथ वैज्ञानिक और सामाजिक बातों को भी महत्व दिया जाए, सामाजिक और वैज्ञानिक विषयों को भी शिक्षा में स्थान दिया जाए, केवल धन कमाने के लिए शिक्षा न दी जाए। ये इसकी रूपरेखा थी। फिर रूपरेखा के बाद हम बात करते हैं कि बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत। बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत। बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांतों की अगर बात की जाए तो जो प्रमुख सिद्धांत थे वो इस प्रकार थे। पहला सिद्धांत था कि शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाया जाए। बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांतों में पहला सिद्धांत था कि शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाया जाए। सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क हो, ये पहला सिद्धांत था। दूसरा सिद्धांत था कि शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने का सिद्धांत। शिक्षा को पहला था, शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का सिद्धांत। दूसरा था शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने का सिद्धांत। आत्मनिर्भर बनाने का सिद्धांत। आत्मनिर्भर बनाने का सिद्धांत। तीसरा था सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत। सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत। सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत। चौथा सिद्धांत था जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। शिक्षा को जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। शिक्षा को जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। शिक्षा को जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। पांचवा सिद्धांत था मातृभाषा का सिद्धांत। मातृभाषा का सिद्धांत, जो भी शिक्षा दी जाए वो मातृभाषा के माध्यम से दिया जाए, ये पांचवा सिद्धांत था। छठवां सिद्धांत जो था हस्त कौशलों पर केंद्रित करने का सिद्धांत। हस्त कौशलों पर केंद्रित करने का सिद्धांत। शिक्षा को हस्त कौशलों पर केंद्रित करने का सिद्धांत। और सातवां सिद्धांत था ज्ञान को एक इकाई के रूप में विकसित करने का सिद्धांत। ये 7 सिद्धांत आधारभूत सिद्धांत, बेसिक या बुनियादी शिक्षा प्रणाली या बेसिक शिक्षा प्रणाली या बुनियादी तालीम के ये आधारभूत सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत क्या था कि शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का सिद्धांत। ये कहा गया कि जो भी शिक्षा हो, देश में आज ऐसी शिक्षा की ज़रूरत है जो अनिवार्य हो और निःशुल्क रूप से दी जाए, क्योंकि देश में गरीबी और अशिक्षा इस स्तर पर है कि निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से ही शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सकता है और अनिवार्य कर दिया जाए। दूसरा, आत्मनिर्भर बनाने का सिद्धांत। शिक्षा
ऐसी हो जो व्यक्ति को बेरोजगार ना करे, आत्मनिर्भर बनाए, क्योंकि जब तक आत्मनिर्भर नहीं बना सकती है तब तक शिक्षा कहीं ना कहीं अपने उद्देश्यों में पूरा नहीं हो पाती है। इसलिए शिक्षा आत्मनिर्भर बनाने का सिद्धांत। फिर सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत। सत्य, अहिंसा, सर्वोदय। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, और सर्वोदय का मतलब होता था कि सभी धर्मों को, सभी जातियों को का उत्थान साथ में हो, सबको समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिले। फिर है शिक्षा को जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, जो गांधी जी ने कहा कि परंपरागत शिक्षा प्रणाली जो चल रही है, जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली चल रही है, अप्रासंगिक है, इसका जीवन से कोई लेना देना नहीं है। तो शिक्षा ऐसी हो जिसका हमारे वर्तमान जीवन में उपयोगिता हो, जीवन से जोड़ा जाए शिक्षा को। फिर चौथा था, पांचवा, मातृभाषा का सिद्धांत। शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा दी जाए वो मातृभाषा के माध्यम से दी जाए, तभी बच्चे अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। अगर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा नहीं होगा तो वो नहीं सीख सकते हैं। तो मातृभाषा का सिद्धांत। छठा था, हस्त कौशलों पर केंद्रित करने का सिद्धांत। इसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो भी शिक्षा सिखाया जाए, जो भी पढ़ाया जाए, जो भी कराया जाए, वो हस्त कौशलों के माध्यम से सिखाया भी जाए, जिससे बच्चे में श्रम के प्रति एक अच्छी भावना बनी रहे, और करके सीखेंगे तो आगे चलकर कहीं ना कहीं व्यवसाय कर लेंगे, सीख जाएंगे, जिससे अपना जीविकोपार्जन कर सकें। और फिर सातवां था कि ज्ञान को एक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाए, विकसित करने का सिद्धांत। ज्ञान को एक इकाई रूप में विकसित करने का सिद्धांत। ज्ञान जो जितनी भी जो विषय हों, जो क्रियाएं हों, सब एक दूसरे से संबंधित हो, एक इकाई के रूप में कार्य करें, एक दूसरे से जुड़े रहें। ठीक, ये प्रमुख सिद्धांत, आधारभूत सिद्धांत गांधी जी के जो बेसिक शिक्षा प्रणाली है, बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत थे। इन सिद्धांतों के बाद हम बात करते हैं उद्देश्य की। बेसिक शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्यों की बात करते हैं तो सबसे पहला उद्देश्य है शिक्षा का शारीरिक एवं मानसिक विकास। गांधी जी ने अपनी शिक्षा प्रणाली में बताया कि बेसिक शिक्षा का जो पहला उद्देश्य होना चाहिए, व्यक्ति का या बालक का या मनुष्य का शारीरिक एवं मानसिक विकास करना चाहिए। शारीरिक और मानसिक विकास। दूसरा उद्देश्य उन्होंने बताया सर्वोदय समाज की स्थापना। सर्वोदय समाज की स्थापना, ये दूसरा उद्देश्य उन्होंने निश्चित किया शिक्षा का, कि सभी को समान अवसर मिले। शिक्षा में सभी को समान अवसर मिले, सभी साथ साथ पढ़ें, सभी साथ साथ आगे बढ़ें, बिना किसी वर्ग भेद के, बिना धर्म भेद के, जाति भेद के, आगे सभी को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिले। तो शिक्षा को चाहिए कि सर्वोदय समाज की स्थापना करें, जिसमें सभी का उदय एक साथ हो, सभी एक साथ आगे बढ़ें। फिर तीसरा जो उद्देश्य इन्होंने निश्चित किया वो था सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, संस्कृति, जिसको हम अंग्रेजी में कल्चर कहते हैं, संस्कृति शिक्षा को चाहिए कि हमको अपनी संस्कृति से, हमारी संस्कृति से हमको परिचित कराए, हम संस्कृति को जानें कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति क्या है, और उसका प्रचार प्रसार करें तथा उसको अपनी आने वाली पीढ़ियों तक हस्तांतरित करें, अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी संस्कृति से परिचित कराएं। ऐसा विकास शिक्षा द्वारा हमारे अंदर किया जाना चाहिए, सांस्कृतिक विकास किया जाना चाहिए। इसके बाद नैतिक एवं चारित्रिक विकास। नैतिक एवं चारित्रिक विकास। जब तक हमारा नैतिक और चारित्रिक विकास नहीं होता है तब तक हमारी शिक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो शिक्षा को चाहिए कि हम नीतिवान बने और चरित्रवान बने, हमको एक अच्छा व्यक्ति बनाने का कार्य शिक्षा द्वारा
किया जाना चाहिए, जो दूसरे की भावनाओं का दूसरे की भावनाओं का सम्मान करे, कद्र करे, और इसके साथ साथ उसका आचरण और व्यवहार अच्छा हो, जिसमें उसके अच्छे व्यक्तित्व के लक्षण दिखाई पड़े, ये होना चाहिए। फिर पांचवा उद्देश्य था व्यावसायिक विकास। गांधी जी कहते थे अपने बेसिक शिक्षा प्रणाली में, इन्होंने कहा कि मनुष्य का व्यावसायिक शिक्षा द्वारा बालक का और मनुष्य का व्यावसायिक विकास करना बहुत ही आवश्यक है। आज वर्तमान समय में अगर हम शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना जीविकोपार्जन नहीं कर पा रहे हैं, अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी शिक्षा निरर्थक मान ली जाती है। अतः शिक्षा द्वारा मनुष्य का व्यावसायिक विकास करना चाहिए, जिससे वो आगे चलकर भविष्य में अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, किसी न किसी व्यवसाय के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन कर सके। छठा था नागरिकता के गुणों का विकास। नागरिकता के गुणों का विकास। नागरिक किसे कहते हैं? नागरिक वही है जो अपने समाज के रीति रिवाजों को, मूल्यों को, प्रतिमानों को और राष्ट्र के द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों को जानता हो और उनको मानता हो। तो शिक्षा को चाहिए एक अच्छे नागरिक का निर्माण करे, और नागरिक वही हो सकता है जो राष्ट्र हित और समाज का हित सर्वोपरि है, उसके बाद बाकी हित, जो अपने राष्ट्र के लिए हमेशा तत्पर रहे, जाति धर्म और भाषा क्षेत्रवाद इन सबसे ऊपर राष्ट्र के हित के बारे में सोचता हो। ऐसे नागरिकों के गुणों का निर्माण किया जाए, ऐसे नागरिकता के गुणों का विकास शिक्षा द्वारा मनुष्यों के अंदर, बालकों के अंदर पैदा किया जाना चाहिए। फिर है आध्यात्मिक उन्नति। शिक्षा द्वारा मनुष्य का आध्यात्मिक विकास, ये बेसिक शिक्षा का या गांधी जी की के विचारों में अंतिम उद्देश्य शिक्षा का यही था कि मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक गुणों का विकास कर दिया जाए, वो अपने धर्म को जाने और धर्म के साथ साथ जो धार्मिक क्रियाएं हैं उसमें वो सहभागी बने और अच्छा बुरा का ज्ञान उसको हो जाए, और इसके साथ साथ वो ईश्वर को जाने। ऐसा शिक्षा का अंतिम उद्देश्य उन्होंने बताया। उद्देश्य के बाद बात की जाती है पाठचर्या की, क्योंकि जो उद्देश्य होते हैं, उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन पाठचर्या ही होती है। पाठचर्या के माध्यम से ही हम उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बेसिक शिक्षा के अनुसार या गांधी जी के अनुसार या बुनियादी शिक्षा के अनुसार शिक्षा की पाठचर्या। शिक्षा की पाठचर्या कैसी होनी चाहिए ये बताया गया। शिक्षा की पाठचर्या में सबसे पहले हस्त कौशल एवं हस्त कौशल एवं उद्योग। हस्त कौशल एवं उद्योगों में कताई, बुनाई, सिलाई, कढ़ाई, कताई, बुनाई, सिलाई, कढ़ाई, कृषि, बागवानी, काष्ठकला, चर्मकला, पुस्तक कला, कृषि, बागवानी, काष्ठकला, पुस्तक कला, चर्मकला, मछली पालन,
जो हस्त कौशल एवं उद्योगों के बारे में बताया, तो हस्त कौशल एवं उद्योगों में कताई, बुनाई, सिलाई, कढ़ाई, कृषि, बागवानी, पुस्तक कला, काष्ठ कला, मछली पालन, मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन एवं खिलौने, इन कुछ प्रमुख चीज़ों को उसमें स्थान दिया गया पाठचर्या में। हस्त कौशल एवं उद्योगों में कताई, बुनाई, सिलाई, कढ़ाई, कृषि, बागवानी, काष्ठ कला, पुस्तक कला, चर्म कला, मछली पालन, मिट्टी के बर्तन एवं खिलौने बनाने वाली चीज़ों को हस्त कौशल एवं उद्योगों में स्थान दिया गया। दूसरा था मातृभाषा, तीसरा था हिंदुस्तानी, तीसरा था हिंदुस्तानी का मतलब होता था हिंदुस्तानी अर्थात हिंदी, हिंदुस्तानी अर्थात हिंदी, हिंदुस्तानी अर्थात हिंदी को पाठचर्या में स्थान दिया गया। और हिंदी किनके लिए? जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है उनके लिए हिंदी पाठचर्या में अनिवार्य रूप से रखी गई, और जिनकी मातृभाषा हिंदी है तो वो हिंदी तो वैसे ही मातृभाषा के रूप में पढ़ेंगे। तो हिंदी, हिंदुस्तानी यानी हिंदी किनके लिए? जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। चौथा जो रखा गया व्यवहारिक गणित, व्यवहारिक गणित में नाप तौल, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित। व्यवहारिक गणित के अंतर्गत नाप तौल, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित प्रमुख विषय के रूप में व्यवहारिक गणित के अंतर्गत रखे गए। फिर पांचवा जो था वो था सामान्य विज्ञान। पांचवा जो था सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति निरीक्षण, बागवानी, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान तथा ग्रह विज्ञान। जीव, रसायन, भौतिक, वनस्पति तथा ग्रह विज्ञान, ये सामान्य विज्ञान के अंतर्गत ये चीज़ें रखी गई। फिर छठा था सामाजिक विषय। सामाजिक विषय के अंतर्गत इतिहास, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, समाज अध्ययन। इतिहास, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सामाजिक अध्ययन, ये प्रमुख रूप से सामाजिक विषय के अंतर्गत रखे गए हैं। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और सामाजिक कार्य।
या सामाजिक अध्ययन कह सकते हो, सामाजिक कार्य के साथ साथ सामाजिक अध्ययन। फिर 7वें नंबर पर स्वास्थ्य विज्ञान। स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत सफाई, व्यायाम और खेलकूद। स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत सफाई, व्यायाम व खेलकूद, ये स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत क्रियाएं रखी गई। आचरण शिक्षा 8वां, आचरण शिक्षा 8वां रखा गया। आचरण शिक्षा के अंतर्गत नैतिक शिक्षा, सामाजिक और सामाजिक कार्य, इसके साथ साथ राष्ट्र स्तर के जो पर्व होते हैं, पर्व और त्योहारों को मनाना। ठीक, ये आचरण शिक्षा के अंतर्गत ये चीज़ें रखी गई। इसके साथ साथ संगीत, 9वें नंबर पर संगीत और 10वें नंबर पर चित्रकला, ये प्रमुख विषय को स्थान दिया गया। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली चीज़ है कि इन विषयों के साथ साथ जो पढ़ाई होती थी 5.5 घंटे, 5 घंटा 30 मिनट का सेशन होता था प्राथमिक विद्यालय का। उसमें कहा गया कि 5 घंटा 30 मिनट में से 3 घंटे 20 मिनट लगभग, 3 घंटे लगभग 5 घंटे 30 मिनट में से 3 घंटा 20 मिनट लगभग प्रतिदिन निश्चित रूप से हस्त कौशलों पर दिया जाएगा। जो 3 घंटा 20 मिनट का समय लगभग 3.5 घंटा का समय होगा, 5.5 घंटे में से वो हस्त कौशलों को मतलब कुछ ना कुछ हाथ से बनाने का कार्य सिखाया जाएगा, करने का कार्य सिखाया जाएगा। फिर शिक्षण विधियों की, बेसिक शिक्षा की शिक्षण विधियों की बात की जाए बेसिक शिक्षा की शिक्षण विधियों की बात की जाए अभ्यास विधि, करके सीखना, स्वानुभव, हस्त कौशल विधि, विधियों की बात की जाए तो अभ्यास विधि, करके सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना, हस्त कौशलों के माध्यम से सीखना, क्रिया विधि द्वारा सीखना, प्रकृति निरीक्षण, सहसंबंध विधि, सहसंबंध विधि, प्रकृति निरीक्षण। तो ये प्रमुख शिक्षण विधियाँ बताई गई कि अभ्यास विधि द्वारा करके सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना, हस्त कौशलों के माध्यम से सीखना, क्रिया विधि, सहसंबंध विधि और प्रकृति निरीक्षण विधि, इन विधियों के माध्यम से सीखने की बात कही गई। ये शिक्षण विधियों की बात है। शिक्षण विधियों के बाद अगर हम बात करते हैं तो अनुशासन की बात आती है। अनुशासन की बात आ जाती है।
अनुशासन की बात करें, गांधी जी स्वानुशासन पर अधिक महत्व देते थे, आत्म अनुशासन को प्रमुखता देते थे कि जो अपने आप से बच्चा अनुशासित रहेगा वो अनुशासन सबसे अच्छा अनुशासन होता है। बेसिक शिक्षा प्रणाली में स्वानुशासन पर जोर दिया गया और किसी भी प्रकार के दंड का विरोध किया गया। ये अनुशासन के बारे में था बेसिक शिक्षा में। अनुशासन के बाद बात की जाती है शिक्षक की। बेसिक शिक्षा में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। शिक्षक को एक मार्गदर्शक और मित्र के रूप में बताया गया है। शिक्षक को अपने विषय का ज्ञानी होना चाहिए, बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करने वाला होना चाहिए, सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला होना चाहिए और बाल मनोभावों को जानने वाला होना चाहिए। ऐसा शिक्षक के बारे में मानते हैं। शिक्षक के बाद बात की जाए शिक्षार्थी की, तो शिक्षार्थी के बारे में कहा गया कि शिक्षार्थी को जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए, सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला होना चाहिए और शिक्षार्थी ज्ञान का भंडार होता है। शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षार्थी की प्रमुख भूमिका होती है। शिक्षार्थी को ध्यान में रखकर ही सारे शिक्षण कार्य किए जाने चाहिए। शिक्षक शिक्षार्थी के बाद विद्यालय की बात की जाती है। विद्यालय के बारे में कहा गया है कि विद्यालय में ही देश का भविष्य पल रहा है, बढ़ रहा है, जो आगे चलकर हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में अगुवाई करेंगे। इसलिए विद्यालय को समाज से जुड़ा होना चाहिए और विद्यालय में बच्चों की रुचि, आवश्यकता और क्षमता के अनुसार कार्य मिलने चाहिए, क्रियाएं सिखाई जानी चाहिए और विद्यालय को बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, जीविकोपार्जन के योग्य बनाना चाहिए। तो ये बेसिक शिक्षा प्रणाली का एक संक्षिप्त सा परिचय था। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।